नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपकी दोस्त रुचि और स्वागत करती हूं अपने YouTube चैनल कहानी अड्डा में, जहां आपके लिए लेकर आई हूं आज शेखर जोशी जी की बहुत ही सुंदर कहानी, जिसका शीर्षक है कोसी का घटवार। दोस्तों, चलिए आपको सुनाती हूँ इस कहानी को। अभी खप्पर में 1/4 से भी अधिक गेहूं शेष था। खप्पर में हाथ डालकर उसने व्यर्थ ही उल्टा पलटा और चक्की के पाटों के वृत्त में फैले हुए आटे को झाड़कर एक ढेर बना दिया। बाहर आते जाते उसने फिर एक बार और खप्पर में झांक कर देखा, जैसे ये जानने के लिए कि इतनी देर में कितनी पिसाई हो चुकी है, परंतु अंदर की मिकदार में कोई विशेष अंतर नहीं आया था। खसखस की ध्वनि के साथ अत्यंत धीमी गति से ऊपर का पाट चल रहा था। घट का प्रवेश द्वार बहुत कम ऊंचा था। खूब नीचे तक झुककर वो बाहर निकला। सर के बालों और बाहों पर आटे की एक हल्की सफेद परत सी बैठ गई। खंबे का सहारा लेकर वह बुदबुदाया, जा साला, सुबह से अब तक 10 पसेरी से भी अधिक नहीं पिसा। सूरज कहां से कहां चला गया। कैसी अनहोनी बात है। बात अनहोनी तो ही है। जेठ बीत गया है, आकाश में कहीं बादलों का नामो निशान भी नहीं। अन्य वर्षों में अब तक लोगों की धान रोपाई पूरी हो जाती थी, पर इस साल नदी नाले सब सूखे पड़े हैं। खेतों की सिंचाई तो दरकिनार है, बीच की क्यारियां सूखी जा रही हैं। छोटे नाले गूलों के किनारे पर घट महीनों से बंद है। कोसी के किनारे है गुसाई का वो घट, पर इसकी भी चाल ऐसी है कि लद्दू घोड़े की चाल को मात देती है। चक्की के निचले खंड में छितिर छितिर की आवाज के साथ पानी को काटती हुई मथानी चल रही थी। कितनी धीमी आवाज। अच्छे खाते पीते ग्वालों के घर की दही की मथानी इससे ज्यादा शोर करती है। इसी मथानी का शोर होता था कि आदमी को अपनी बात नहीं सुनाई देती थी। अब तो भले नदी पार कोई बोले तो बात यहाँ सुनाई दे जाती है। छप छप छप। पुरानी फौजी पैंट को घुटनों तक मोड़कर गुसाई पानी की गूल के अंदर चलने लगा। कहीं कोई सुराख निकल आए तो बंद कर दे, एक बूंद पानी भी बाहर ना आए। बूंद बूंद की कीमत है इन दिनों। प्रायः आधा फलांग चलकर वो बांध तक पहुंचा था कि नदी की पूरी चौड़ाई को घेरकर पानी का बहाव घट की गूल की ओर मोड़ दिया गया था। किनारे की मिट्टी घास लेकर उसने बांध में 1-2 स्थान पर निकास बना दिया। फिर गूल के किनारे चलकर घट पर आ गया। अंदर जाकर उसने फिर पाटों के व्रत में फैले हुए आटे को बुहार कर ढेरी में मिला दिया। खप्पर में अभी थोड़ा बहुत गेहूं शेष था। वो उठकर बाहर आ गया। दूर रास्ते पर एक आदमी सर पर पिसान रखे उसकी ओर आ रहा था। गुसाई ने उसकी सुविधा का ख्याल रखकर वहीं से आवाज दे दी, हो यहाँ लंबर बड़ी देर से आएगा। 2-3 दिन का पिसान अभी जमा है। ऊपर उदेम सिंह के घट पर देख लो। उस व्यक्ति ने मुड़ने से पहले एक बार और प्रयत्न किया। खूब ऊंचे स्वर में पुकार कर वो बोला, जरूरी है जी, पहले हमारा लंबर नहीं लगा दोगे? गुसाई होठों ही होठों में मुस्कुराया। साला कैसे चीखता है, जैसे घट की आवाज इतनी हो कि मैं सुन भी ना सकूं। कुछ कम ऊंची आवाज में उसने हाथ हिलाकर उत्तर दिया, यहाँ जरूरी का भी बाप रखा है और तुम ऊपर चले जाओ। वो आदमी लौट गया। मिहल की छांव में बैठकर गुसाई ने लकड़ी के जलते कुंदे को खोदकर चिलम सुलगाई और गुड़गुड़ करता धुआं उड़ाता रहा। खसर खसर चक्की का पाट चल रहा था। किट 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 किट। खप्पर में दानों की गिरने वाली चिड़िया पाट पर टकरा रही थी। सूखी नदी के किनारे बैठा गुसाई सोचने लगा, क्यों उस व्यक्ति को लौटा दिया? लौट तो जाता ही घट के अंदर टच पड़े पिसान के थैलों को देखकर 2-4 क्षण की बातचीत का सहारा ही हो जाता। कभी कभी गुसाई को ये अकेलापन काटने लगता था। सूखी नदी के किनारे ये अकेलापन नहीं, जिंदगी भर साथ देने के लिए जो अकेलापन उसके द्वार पर धरना देकर बैठ गया है, वही जिसे अपना कह सके, ऐसे किसी प्राणी का स्वर उसके लिए नहीं बना था। पालतू कुत्ते बिल्ली का स्वर भी नहीं। क्या ठिकाना ऐसे मालिक का जिसका घर द्वार नहीं, बीबी बच्चे नहीं, खाने पीने का ठिकाना नहीं। घुटनों तक उठी हुई पुरानी फौजी पैंट के मोड़ को गुसाई ने खोला। गूल के चलते हुए थोड़ा भाग भीग गया था, पर इस गर्मी में उस भीगी पैंट की वो शीतलता अच्छी लगी।
पैंट की सलवटों को ठीक करते करते गुसाई ने हुक्के की नली से मुंह हटाया। उसके होठों में बाएं कोने पर हल्की सी मुस्कान उभर आई। बीती बातों को याद कर गुसाई सोचने लगा, इसी पैंट की बदौलत ये अकेलापन उसे मिला है। नहीं, याद करने का मन नहीं करता। बहुत पुरानी बातें वो भूल गया है। पर हवलदार साहब की पैंट की बात उसे नहीं भूलती। ऐसे ही फौजी पैंट पहनकर हवलदार धर्म सिंह आया था। लॉन्ड्री की धुली नोकदार क्रीज वाली पैंट। वैसी ही पैंट पहनने की महत्वाकांक्षा लेकर गुसाई फौज में गया था। पर फौज से लौटा तो पैंट के साथ साथ जिंदगी का अकेलापन भी उसके साथ आ गया। पैंट के साथ और भी कितनी स्मृतियां जुड़ी हुई थी। उस बार की छुट्टियों की बात है। कौन महीना था? हाँ, बैसाख का था। सर पर क्रॉस खुकरी के क्रेस्ट वाली काली किस्ती नुमा टोपी को तिरछा रखकर फौजी वर्दी वो पहली बार एनुअल लीव पर घर आया था। तो चीड़ बन की आग की तरह खबर फैल गई गांव में। बच्चे बूढ़े सभी उससे मिलने आए। चाचा का कोठा एकदम खसाखस भर गया था। बिस्तर की नई एकदम साफ जगमग लाल नीली धारियों वाली दरी आंगन में बिछानी पड़ी थी लोगों को बिठाने के लिए। खूब याद है, आंगन का गोबर दरी से चिपक गया था। बड़े बूढ़े सभी आए थे। सिर्फ चना गुड़ या हल्द्वानी के तमाकू का लोभ ही नहीं था। कल के शर्मीले गुसाई को इस नए रूप में देखने का कौतूहल भी था। पर गुसाई की आंखें उस भीड़ में जिसे खोज रही थी वो नहीं आई थी। नाला पार करके अपने गांव से भैंस के कटवा को खोजने के बहाने दूसरे दिन लक्ष्मा आई। पर गुसाई उस दिन उससे मिल न सका। गांव के छोकरे ही गुसाई की जान के बवाल हो गए थे। बुढ़े नरसिंह प्रधान उन दिनों ठीक ही कहते थे। आजकल गुसाई को देखकर सौबनियों का लड़का भी अपनी फटी घेर की टोपी को तिरछी पहनने लगा है। दिन रात बिल्ली के बच्चों की तरह छोकरे उसके पीछे लगे रहते हैं, सिगरेट बीड़ी या गपसप के लोभ में। एक दिन बड़ी मुश्किल से मौका मिला था उसे। लक्ष्मा को पात पतेल के लिए जंगल जाते देखकर वो छोकरों को कांकड़ के शिकार का बहाना बनाकर अकेले जंगल में चल दिया था। गांव की सीमा से बहुत दूर काफल के पेड़ के नीचे गुसाई के घुटने पर सर रखकर लेटी लक्ष्मा काफल खा रही थी। पके गदराए गहरे लाल लाल काफल। खेल खेल में काफलों की छीना झपटी करते गुसाई ने लक्ष्मा की मुड़ी जो मुट्ठी थी उसे कसकर भींच दिया था। टप टप काफलों का गाढ़ा लाल रंग उसकी पैंट पर गिर गया। लक्ष्मा ने कहा, इसे यहीं रख जाना, मेरी पूरी बांह की कुर्ती इससे निकल आएगी। और खिलखिलाकर अपनी बात पर स्वयं हंस दी। पुरानी बात थी। क्या कहा था गुसाई ने याद नहीं पड़ता। तेरे लिए मखमल की कुर्ती ला दूंगा मेरी सुआ, या ऐसा ही कुछ। पर लक्ष्मा को मलमल की कुर्ती किसने पहनाई होगी? पहाड़ी पार के रमुआ ने, जो तुरी निसार लेकर उसके घर ब्याहने आया था उसे। जिसके आगे पीछे भाई बहन नहीं, माई बाप नहीं, परदेश में बंदूक की नोक पर जान रखने वाले को छोकरी कैसे दे दूं? लक्ष्मा के बाप ने कहा था। उसका मन जानने के लिए गुसाई ने टेढ़े तिरछे बात चलवाई थी। उसी शाम मंगसर की एक ठंडी उदास शाम को गुसाई की यूनिट के सिपाही किशन सिंह ने क्वार्टर मास्टर स्टोर के सामने खड़े खड़े उससे कहा, हमारे गांव के राम सिंह ने जिद की, तभी छुट्टियां बढ़ानी पड़ी। बस इसी साल उसकी शादी थी। अच्छी औरत मिली है यार, शकल सूरत भी खूब है, एकदम पटाखा, बड़ी हंसमुख। तुमने तो देखा ही होगा, तुम्हारे गांव के नजदीक की है। लक्ष्मा शायद ऐसा ही कुछ नाम है। गुसाई को याद नहीं पड़ता। कौन सा बहाना बनाकर वो किशन सिंह के पास से चला जाए। रम डे था उस दिन। हमेशा आधा पैग लेने वाला गुसाई उस दिन पेशी करवाई थी मलेरिया प्रिकॉशन करने के अपराध में। सोचते सोचते गुसाई बुदबुदाया। गुसाई सोचने लगा, उस साल छुट्टियों में घर से विदा होने से एक दिन पहले का मौका निकालकर लक्ष्मा से मिला था। गंगनाथ जीव की कसम, जैसा तुम कहोगे मैं वैसा ही करूंगी। आंखों से आंसू भरकर लक्ष्मा ने कहा था। बरसों से सोचता आया कि कभी लक्ष्मा से भेंट होगी तो वो अवश्य कहेगा कि वो गंगनाथ की जांगर लगाकर प्रायश्चित जरूर कर ले। देवी देवताओं की झूठी कस्में खाकर उन्हें नाराज करने से क्या लाभ। जिस पर भी गंगनाथ का कोप हुआ वो कभी फूल नहीं पाया।
पर लक्ष्मा से कब भेंट होगी वो नहीं जानता था। लड़कपन से संगी साथी नौकरी चाकरी के लिए मैदानों में चले गए। गांव की ओर जाने का मन उसका नहीं होता। लक्ष्मा के बारे में किसी से पूछना उसे अच्छा नहीं लगता। जितने दिन नौकरी रही वो पलटकर अपने गांव नहीं आया। एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन का वॉलंटरी ट्रांसफर लेने की लिस्ट में नायक गुसाई सिंह का नाम ऊपर आता रहा, लगातार 15 साल तक। पिछले बैसाख में ही तो गांव लौटा। 15 साल बाद रिजर्व में आने पर काले बालों को लेकर गया था और खिचड़ी बाल लेकर लौटा। लक्ष्मा का हट उसे अकेला बना गया। आज इस अकेलेपन में कोई होता जिसे गुसाई अपनी जिंदगी की किताब पढ़कर सुनाता। शब्द व शब्द, अक्षर व अक्षर, कितना देखा, कितना सुना और कितना अनुभव किया उसने। पर नदी के किनारे ये तपती रेत, पंचक्की की खटर पटर और मेहल की छाया में ठंडी चिलम के निष्प्रयोजन गुड़गुड़ाता गुसाई, और चारों ओर अन्य कोई नहीं, एकदम निर्जन, स्तब्ध, सुनसान। एकाएक गुसाई का ध्यान टूटा। सामने पहाड़ी की बीच की डंडी से सर पर बोझा लिए एक नारी की आकृति उसी ओर चली आ रही थी। गुसाई ने सोचा वहीं से आवाज देकर उसे लौटा दे। कोसी ने चिकने कई लगे पत्थरों पर कठिनाई से चलकर उसे वहां तक आकर केवल निराशा लेकर लौट जाने के लिए बाध्य क्यों करे। दूर से चिल्ला चिल्ला कर पिसान स्वीकार करवाने की लोगों की आदत से वो तंग आ चुका था। इस कारण आवाज देने का उसका मन नहीं हुआ। वह आकृति अब तक पगडंडी छोड़कर नदी के मार्ग में आ पहुंची थी। चक्की की बदलती आवाज को पहचानकर गुसाई घट के अंदर चला गया। खप्पर का अनाज समाप्त हो चुका था। खप्पर में एक कम अन्न वाले थैले को उलटकर उसने अन्न का निकास रोकने के लिए काठ की चिड़िया को उल्टा कर दिया। किटकिट का स्वर बंद हो गया। वो जल्दी जल्दी आटे को थैली में भरने लगा। घट के अंदर मथानी की छिचिर छिचिर की आवाज भी अपेक्षाकृत कम सुनाई दे रही थी। केवल चक्की ऊपर वाले पाट की घिसटती हुई घरघराहट का हल्का धीमा संगीत चल रहा था। तभी गुसाई ने सुना अपनी पीठ के पीछे घर के द्वार पर इस संगीत से भी मधुर एक नारी का कंठ स्वर। कब बारी आएगी जी? रात की रोटी के लिए घर में आटा नहीं। सर पर पिसान रखे एक स्त्री उससे पूछ रही थी। गुसाई को उसका स्वर परिचित सा लगा। चौंक कर उसने पीछे मुड़कर देखा। कपड़े में पिसान ढीला बंधा होने के कारण बोझ का एक सिरा उसके मुख के आगे आ गया था। गुसाई उसे ठीक से देख नहीं पाया, लेकिन तब भी उसका मन जैसे आशंकित हो गया। अपनी शंका का समाधान करने के लिए बाहर आने को मुड़ा, लेकिन तभी फिर अंदर जाकर पिसान के थैलों को इधर उधर रखने लगा। काठ की चिड़िया किटकिट बोल रही थी और उसी गति के साथ गुसाई को उसके हृदय की धड़कन का आभास हो रहा था। घट के छोटे कमरे में चारों ओर पिसे हुए अन्न का चूर्ण फैल रहा था, जो अब पूरे शरीर पर गुसाई के छा गया था। इस कृत्रिम सफेदी के कारण वो दृष्टि सा दिखाई दे रहा था। वृद्ध हो गया था ऐसे लग रहा था। स्त्री ने उसे नहीं पहचाना। उसने दोबारा से वही शब्द दोहराया। वो अब भी तेज धूप में बोझा सर पे रखे गुसाई का उत्तर पाने को आतुर थी। शायद नकारात्मक उत्तर मिलने पर वो उल्टे पांव लौटकर किसी अन्य चक्की का सहारा लेती। दूसरी बार प्रश्न को गुसाई न टाल सका। उत्तर देना ही पड़ा। यहाँ पहले ही टीला लगा है, देर तो होगी ही, उसने दबे स्वर में कहा। स्त्री ने किसी प्रकार का अनुनय विनय नहीं किया। शाम के आटे का प्रबंध करने के लिए दूसरी चक्की का सहारा लेने के लिए लौट पड़ी। गुसाई झुककर घट के बाहर निकला। मुड़ते समय स्त्री की एक झलक देखकर उसका संदेह विश्वास में बदल गया। हताश सा वो कुछ क्षणों तक उसे जाते हुए देखता रहा, फिर अपने हाथों तथा सिर पर गिरे हुए आटे को झाड़कर एक दो कदम आगे बढ़ा। उसके अंदर की किसी अज्ञात शक्ति ने उसे जैसे वापस जाती हुई उस स्त्री को बुलाने को बाध्य कर दिया था। आवाज देकर उसे बुला लेने को उसने मुंह खोला, परंतु आवाज न दे सका। एक झिझक, एक असमर्थता थी जो उसका मुंह बंद कर रही थी। वो स्त्री नदी तक पहुंच चुकी थी। गुसाई का जो अंतर मन था उसमें तीव्र उथल पुथल मची हुई थी। एक बार आवेग इतना तीव्र था कि वो स्वयं को रोक ना सका। लड़खड़ाती आवाज में उसने पुकारा, लक्ष्मा, लक्ष्मा। घबराहट के कारण पर पूरे जोर से आवाज नहीं दे पाया था। स्त्री ने आवाज नहीं सुनी। इस बार गुसाई ने स्वस्थ होकर पुनः पुकारा, लक्ष्मा। लक्ष्मा ने पीछे मुड़कर देखा। मायके में उसे
सभी इसी नाम से पुकारते थे। यह संबोधन उसके लिए स्वाभाविक था, परंतु उसे शंका शायद यह थी कि चक्की वाला एक बार पिशान स्वीकार न करने पर भी दोबारा उसे बुला रहा है या उसे केवल भ्रम हुआ है। उसने वहीं से पूछा, मुझे पुकार रहे हैं जी? गुसाई ने संयत स्वर में कहा, हाँ हाँ ले आया, यहाँ हो जाएगा। लक्ष्मा क्षण भर रुकी और फिर घाट के अंदर लौट आई। अचानक मुलाकात होने का मौका देने की इच्छा से गुसाई व्यस्तता का प्रदर्शन करता हुआ मीहल की छांव में चला गया। लक्ष्मा पिसान का थैला घट के अंदर रखाई। बाहर निकलकर उसने आंचल के कोण से मुंह पोंछा। तेज धूप के चलने के कारण उसका मुंह लाल हो गया था। किसी पेड़ की छाया में विश्राम करने की इच्छा से उसने इधर उधर देखा। मीहल के पेड़ की छाया में घट की एक ओर पीठ किए गुसाई बैठा था। निकट स्थान में दाड़िम के एक पेड़ की छां को छोड़कर अन्य कोई बैठने लायक जगह नहीं थी और वो उसी ओर चलने लगी। गुसाई की उदारता के कारण रीढ़ी सी होकर जैसे उसने निकट आते आते कहा, तुम्हारे बाल बच्चे जीते रहे घटवार जी, बड़ा उपकार का काम कर दिया तुमने। ऊपर के घट में जाने पर जाने कितनी देर में नंबर आता। आजाद संतति के प्रति दिए गए आशीर्वचनों को गुसाई ने मन ही मन विनोद के रूप में ग्रहण कर लिया। इस कारण उसकी मानसिक उथल पुथल कुछ कम हो गई थी। लक्ष्मा उसकी ओर देखे इससे पूर्व ही उसने कहा, जीते रहे तेरे बाल बच्चे लक्ष्मा, मायके कब आई? गुसाई ने अंतर से गुड़मुड़ाती आंधी को रोककर यह प्रश्न इतने संयत स्वर में किया जैसे वो भी अन्य 10 आदमियों की तरह लक्ष्मा के लिए एक साधारण व्यक्ति था। दाड़िम की छाया में पात पतेल झाड़कर बैठते लक्ष्मा ने संकित दृष्टि से गुसाई की ओर देखा। कोसी की सूखी धार अचानक जल प्लावित होकर बहने लगती तो भी लक्ष्मा को इतना आश्चर्य न होता जितना अपने स्थान से केवल 4 कदम की दूरी पर गुसाई को इस रूप में देखकर हुआ। विस्मय से आंखें फाड़कर उसे देखे जा रही थी, जैसे अब भी उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि जो व्यक्ति उसके सम्मुख बैठा है वो उसका पूर्व परिचित गुसाई था। तुम जाने लक्ष्मा क्या कहना चाहती थी, से शब्द उसके कंठ में ही रह गया। हाँ, पिछले साल पलटन से लौटकर आया था, वक्त काटने के लिए ये घट लगा लिया। गुसाई ने पूछा, बाल बच्चे ठीक हैं? आंखें जमीन पर टिकाए गर्दन हिलाकर संकेत से ही उसने बच्चियों की कुशलता की सूचना दे दी। जमीन पर गिरे एक दाड़िम के फूल को हाथों में लेकर लक्ष्मा उसकी पंखुड़ियों को एक एक कर बिना उद्देश्य के तोड़ने लगी और गुसाई पतली सीख लेकर आग को कुरेदता रहा। बातों का क्रम बनाए रखने के लिए गुसाई ने पूछा, तू अभी कितने दिन मायके ठहरने वाली है? अब लक्ष्मा के लिए अपने को रोकना असंभव हो गया था। टप 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 सर नीचा किया और आंसू गिरने लगे। सिसकियों के साथ साथ उसके उठते गिरते कंधों को गुसाई देखता रहा। उसे ये नहीं सूझ रहा था कि किन शब्दों में अपनी सहानुभूति प्रकट करे। इतनी देर बाद सहसा गुसाई का ध्यान लक्ष्मा के शरीर की ओर गया। उसने गले में चरेऊ यानी कि सुहाग का चिन्ह नहीं पहन रखा था। हस्तप्रभ सा गुसाई उसे देखता रहा। अपनी व्यवहारिक अज्ञानता उसे बेहद झुंझलाहट दे रही थी। आज अचानक लक्ष्मा से भेंट हो जाने पर भी वो उन बातों को भूल गया जिन्हें वो कहना चाहता था। इन क्षणों में केवल मात्र श्रोता बनकर जाना चाहता है, ये जानना चाहता है कि गुसाई की सहानुभूति दृष्टि पाकर लक्ष्मा आंसू पोंछती हुई अपना दुखड़ा रोने लगी। जिसका भगवान नहीं होता उसका कोई नहीं होता। जेठ जेठानी से किसी तरीके से पिंड छुड़ाकर यहाँ माँ की बीमारी में आई थी, वो भी मुझे छोड़कर चली गई। एक अभागा मुझे रोने को रह गया है, उसी के लिए जीना पड़ता है, नहीं तो पेट पर पत्थर बांधकर कब का डूब मरती, जंजाल करता। यह काका काकी के साथ यहाँ रह रही हूँ? गुसाई ने पूछा। मुश्किल पड़ने पर कोई किसी का नहीं होता जी। बाबा की जायदाद पर उनकी आंखें लगी हैं, सोचते हैं कहीं मैं हक ना जमा लूं। मैंने साफ साफ कह दिया, मुझे किसी का कुछ लेना देना नहीं। जंगलात का लीसा दो, ढो कर अपने का गुजर कर लूंगी, किसी की आंख का कांटा बनकर नहीं रहूंगी। गुसाई ने किसी प्रकार का मौखिक संवेदना नहीं प्रकट की, केवल सहानुभूति दृष्टि से उसे देखता रह गया। दाड़िम के वृक्ष से पीठ टिकाकर लक्ष्मा घुटने मोड़कर बैठी हुई थी। गुसाई सोचने लगा, 15-16 साल किसी की जिंदगी में अंतर लाने के लिए कम नहीं होते। समय का यह अंतराल लक्ष्मा के चेहरे पर भी एक छाप छोड़ गया था।
पर उसे लगा उस छाप के नीचे आज वो भी 15 वर्ष पहले की लक्ष्मा को देख रहा है। कितनी तेज धूप है साली। लक्ष्मा का स्वर उसके कानों में पड़ा, प्रसंग बदलने के लिए, जैसे लक्ष्मा ने यह बात जानबूझकर कही थी। और अचानक उसका ध्यान उस ओर चला गया जहां लक्ष्मा बैठी थी। दाड़िम की फैली फैली अध ढकी डालों से छन छन कर धूप उसके शरीर में पड़ रही थी। सूरज की एक पतली किरण न जाने कब से लक्ष्मा के माथे पर गिरी हुई एक लट को सुनहली रंगीनी से डूबा रही थी। गुसाई एकटक उसे देखता रहा। दोपहर तो बीत चुकी थी। लक्ष्मा ने प्रश्न किया कि दोपहर बीत चुकी होगी। इस पर गुसाई का ध्यान टूटा। हाँ, अब तो 2 बजने वाले होंगे, उसने कहा। उधर धूप लग रही हो तो इधर आकर छांव में बैठ जा, कहता हुआ गुसाई एक जम्हाई लेकर अपने स्थान से उठ गया। नहीं, यही ठीक है, कहकर लक्ष्मा ने गुसाई की ओर देखा, लेकिन वो अपनी बात कहने के साथ ही दूसरी ओर देखने लगा था। घट में कुछ देर पहले डाला हुआ पिसान समाप्ति पर था। नंबर पर रखे हुए पिसान की जगह उसने जल्दी जल्दी लक्ष्मा का अनाज खप्पर में खाली कर दिया। धीरे धीरे चलकर गुसाई गुल के किनारे तक गया। अपनी अंजुली से भर भर कर उसने पानी पिया और फिर पास की एक बंजर घट में जाकर पीतल और अल्मुनियम के कुछ बर्तन लेकर आग के निकट लौट आया। आसपास पड़ी हुई सूखी लकड़ियों को बटोरकर उसने आग सुलगाई और एक काली पुती बटलोई में पानी रखकर आते जाते लक्ष्मा की ओर मुंह करके कहा, चाय का टेम हो गया है, पानी उबल रहा है और उसमें पत्ती डाल देना, पुड़िया भी पड़ी हुई है। लक्ष्मा ने उत्तर नहीं दिया। वह उसे नदी की ओर जाने वाली पगडंडी पर जाता हुई देखती रही। सड़क किनारे की दुकान से दूध लेकर लौटते लौटते गुसाई को काफी समय लग गया था। वापस आकर देखा कि एक 6-7 वर्ष का बच्चा लक्ष्मा की देह से सटकर बैठा हुआ है। बच्चे का परिचय देने की इच्छा से जैसे लक्ष्मा ने कहा, इस छोकरे को घड़ी भर के लिए भी चैन नहीं मिलता, जाने कैसे पूछता खोजता मेरी जान खाने के लिए यहाँ पहुँच गया। गुसाई ने लक्ष्य किया कि बच्चा बार बार उसकी दृष्टि बचाकर माँ से किसी चीज की जिद कर रहा है। एक बार झुंझलाकर लक्ष्मा ने उसे झिड़क दिया, चुप रह, अभी लौटकर घर जाएंगे, इतनी सी देर में क्यों मरा जा रहा है। चाय के पानी में दूध डालकर गुसाई फिर उसी बंजर घट में गया। एक थाली में आटा लेकर वो गूल के किनारे बैठा बैठा उसे गूंथने लगा। मीहल के पेड़ की ओर आते जाते उसने साथ में एक बर्तन और ले लिए। लक्ष्मा ने बटलोई में चीनी दूध डालकर चाय तैयार कर दी। एक गिलास, एक इनेमल का मग और एक अल्मुनियम के मैटसिन में गुसाई ने चाय डालकर आपस में बांट ली और पत्थरों से बने बेढंगे चूल्हे के पास बैठकर रोटियां बनाने का उपक्रम करने लगा। हाथ का चाय का गिलास जमीन पर टिकाकर लक्ष्मा उठी। आटे की थाली अपने ओर खिसकाकर उसने स्वयं रोटी पका देने की इच्छा जाहिर की। गुसाई ना कर सका। वो खड़ा खड़ा उसे रोटी पकाते हुए देखता रहा। गोल गोल डिबिया सरी की रोटियां चूल्हे में खिलने लगी। बरसों बाद गुसाई ने ऐसी रोटियां देखी थी जो अनिश्चित आकार की फौजी लंगर की चपातियों या उसके हाथ की बनी बेडोल रोटियों से एकदम भिन्न थी। आटे की लोई बनाते समय लक्ष्मा के छोटे छोटे हाथ बड़ी तेजी से घूम रहे थे। कलाई में पहने हुए चांदी के कड़े जब कभी आपस में टकरा जाते तो खनखन की बहुत ही सुंदर ध्वनि निकलती। चक्की के पाट पर टकराने वाली काठ की चिड़िया का स्वर कितना नीरस हो सकता है, ये गुसाई ने आज पहली बार अनुभव किया। किसी काम से वो बंजर घट की ओर गया और बड़ी देर तक खाली बर्तन डिब्बों को उठाता और रखता रहा। लौटकर आया तो लक्ष्मा रोटी बनाकर बर्तन को समेट चुकी थी और आटे से सने हाथों को धो रही थी। गुसाई ने बच्ची की ओर देखकर कहा, वो दोनों हाथों में चाय का मग थामे टकटकी लगाकर गुसाई की ओर देख रहा था। लक्ष्मा ने आग्रह के स्वर में कहा, चाय के साथ खानी हो तो खा लो, फिर ठंडी हो जाएगी। मैं तो अपने टाइम पर ही खाऊंगा, ये तो बच्चे के लिए बनाई है। स्पष्ट कहने में उसे झिझक महसूस हो रही थी, जैसे बच्चे के संबंध में चिंतित होने की ये चेष्टा जो थी उसका उसे अधिकार नहीं था। नाना जी, वो तो अभी घर में जाकर ही खा रहा है, मैं रोटियां बनाकर रख आई थी। बहुत ही संकोच के साथ लक्ष्मा ने आपत्ति प्रकट की। यूं ही कहती हो, कहाँ रखी थी रोटियां घर में? बच्चे ने रुआसी आवाज में वास्तविक बातें जो थी वो सुना दी और रोटियों को देखकर उसका संयम ढीला पड़ता जा रहा था। चुप! आंखें तरेर कर लक्ष्मा ने उसे डांट दिया।
बच्चे के इस कथन से उसकी स्थिति बहुत ही हास्यप्रद हो गई थी। इस कारण लज्जा से उसका मुंह उठ नहीं पा रहा था। बच्चा है, भूख लग गई होगी, डांटने से क्या फायदा। गुसाई ने बच्चे का पक्ष लेकर 2 रोटियां उसकी ओर बढ़ा दी, पर माँ की अनुमति के बिना उसे स्वीकारने का साहस बच्चे में नहीं था। वो ललचाई दृष्टि से कभी रोटियों को देखता तो कभी माँ को देख रहा था। गुसाई ने बार बार आग्रह किया, पर भी बच्चा रोटियां लेने में संकोच कर रहा था। तो लक्ष्मा ने उसे झिड़क दिया, मरा, अब ले क्यों नहीं लेता? जहां जाएगा वहीं अपने लक्षण दिखाता है। इससे पहले कि बच्चा रोना शुरू कर दे, गुसाई ने रोटियों का एक टुकड़ा गुड़ को साथ में रखकर बच्चे के हाथ में दे दिया। भरी भरी आंखों से इस अनोखे मित्र को देखकर बच्चा चुपचाप रोटी खाने लगा और गुसाई कौतुकपूर्ण दृष्टि से उसके हिलते हुए ओंठों को देख रहा था। इस छोटे से प्रसंग के कारण वातावरण में कुछ तनाव सा आ गया था, जिसे गुसाई और लक्ष्मा दोनों ने अनुभव कर लिया था। स्वयं भी एक रोटी को चाय में डुबोकर खाते खाते गुसाई ने जैसे इस तनाव को कम करने की कोशिश करके कहा, लोग ठीक ही कहते हैं, औरत के हाथ की बनी रोटियों में बड़ा ही स्वाद होता है। लक्ष्मा ने करुण दृष्टि से उसकी ओर देखा। गुसाई हो होकर खोखली हंसी हंस रहा था। कुछ साग सब्जी होती तो बेचारा एक आधी रोटी और खा लेता। गुसाई ने बच्चे की ओर देखकर अपनी विवशता प्रकट की। ऐसे ही खाने पीने की तकदीर लेकर पैदा हुआ होता तो मेरे भाग को क्यों पड़ता। 2-3 दिन से घर में तेल नमक नहीं, आज थोड़े पैसे मिले हैं, आज ले आऊंगी कुछ सौदा। हाथ से अपनी जेब टटोलते हुए गुसाई ने संकोचपूर्ण स्वर में कहा, लक्ष्मा। लक्ष्मा ने जिज्ञासा से उसकी ओर देखा। गुसाई ने जेब से एक नोट निकाल कर उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा, ले, काम चलाने के लिए ये अपने पास रख ले। और अभी मेरे पास है, परसों दफ्तर से मनी ऑर्डर आया था। नहीं नहीं जी, काम तो चल ही रहा है, मैं इस मतलब से थोड़े कह रही थी, यह तो बात चली थी तो मैंने कह दिया, कहकर लक्ष्मा ने सहायता लेने से इनकार दे दिया। गुसाई को लक्ष्मा का व्यवहार अच्छा नहीं लगा। रूखी आवाज में वो बोला, दुख तकलीफ के वक्त आदमी ही आदमी के काम नहीं आता तो बेकार है। साला कितना कमाया, कितना फूका हमने इस जिंदगी में, है कोई हिसाब? पर क्या फायदा, किसी के काम नहीं आया। इसमें एहसान की क्या बात, पैसा तो मिट्टी है साली, किसी के काम नहीं आया तो एकदम मिट्टी, एकदम मिट्टी। परंतु गुसाई के इस तर्क के बावजूद लक्ष्मा अड़ी रही। बच्चे के सर पर हाथ फेरते हुए उसने दार्शनिक गंभीरता से कहा, गंगनाथ दाहिने रहे तो भले बुरे दिन निभ ही जाते हैं जी। पेट का क्या है, खट के खप्पर की तरह जितना डालो कम होता जाएगा। अपने पराये प्रेम से हंस बोल दे तो बहुत दिन काटने के लिए बहुत है। गुसाई ने गौर से लक्ष्मा के मुख की ओर देखा। बरसों पहले उठे हुए ज्वार और तूफान का वहां कोई चिन्ह नहीं था। अब वो सागर जैसे सीमाओं को बांधकर शांत हो चुका था। रुपया लेने के लिए लक्ष्मा से अधिक आग्रह करने का उसका साहस नहीं हुआ, पर गहरे असंतोष के कारण बुझा बुझा सा वो धीमी चाल से चलकर वहां से हट गया। सहसा उसकी चाल तेज हो गई और घट के अंदर जाकर उसने एक बार शंकित दृष्टि से बाहर की ओर देखा कि कहीं लक्ष्मा उसे देख तो नहीं रही, और जल्दी जल्दी अपनी निजी आटे की थैली में से करीब 2.5 सेर आटा और निकालकर लक्ष्मा के आटे में मिला दिया और हाथ झाड़ता हुआ बाहर आकर बांध की ओर देखने लगा। ऊपर बांध पर किसी को घूमते हुए देखकर उसने हाँक दी। शायद खेत की सिंचाई के लिए कोई पानी तोड़ना चाहता था। बांध की ओर जाने से पहले वो एक बार लक्ष्मा के निकट गया। पिसान पिस जाने की सूचना उसे देकर वापस लौटते हुए ठिठक कर खड़ा हो गया। मन ही मन बात कहने को जैसे उसे झिझक हो रही थी। अटक अटक कर बोला, लक्ष्मा। लक्ष्मा ने सिर उठाकर उसकी ओर देखा। गुसाई को चुपचाप अपनी ओर देखते हुए पाकर उसे संकोच होने लगा। वो ना जाने क्या करना चाहता था। इस बात की आशंका से उसके मुंह का रंग अचानक फीका होने लगा। पर गुसाई ने छिड़कते हुए केवल इतना ही कहा, कभी 4 पैसे जुड़ जाएं तो गंगनाथ जी का जांगर लगाकर भूल चूक की माफी मांग लेना। पूत परिवार वालों को देवी देवताओं के कोप से बचा रहना चाहिए। लक्ष्मा की बातें सुनने के लिए वो नहीं रुका। पानी तोड़ने वाले खेतिहार से झगड़ा निपटाकर कुछ देर बाद लौटते हुए उसने देखा, सामने वाले पहाड़ की पगडंडी पर जाती हुई लक्ष्मा, सिर पर आटे
का बोरा रखे हुए धीरे धीरे चली जा रही है। वो उन्हें पहाड़ी के मोड़ पर पहुंचते पहुंचते टकटकी लगाकर देखता रहा। घट के अंदर कांट की चिड़िया अब भी किचकिच आवाज कर रही थी। चक्की का पाट खिसर खिसर कर चल रहा था। मथानी की पानी काटने की आवाज आ रही थी और कहीं कहीं स्वर नहीं, अब सुनसान थी और निस्तब्धता थी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की कहानी? अगर पसंद आई हो तो आगे शेयर कीजिएगा और ऐसी ही कहानियों का आनंद लेने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।